नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपीपीएससी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए करंट अफेयर की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यूथ कंपटीशन टाइम्स करंट अफेयर पॉइंट टू पॉइंट इसमें हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों परीक्षा रिफ्रेशर, विषय सूची राष्ट्रीय परिदृश्य से बनने वाले सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। सौराष्ट्र तमिल संगमम संगठन से समृद्ध किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान का शुभारंभ, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय दल का दर्जा, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023, नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला 2023, गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा बिलास, राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। इससे संबंधित सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर। दोस्तों अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, गुजरात में किया गया है। दोस्तों सौराष्ट्र तमिल संगमम आयोजन अवधि 17 से 26 अप्रैल 2023, आयोजन स्थल गुजरात, सोमनाथ, द्वारका एवं स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देगा। कई सदी पूर्व बड़ी संख्या में लोग सौराष्ट्र क्षेत्र से तमिलनाडु चले गए थे। इसे देखते हुए सौराष्ट्र तमिल संगमम ने सौराष्ट्र के तमिलों को अपनी जड़ों के साथ फिर से जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया है। इस संगम में 3000 से अधिक सौराष्ट्र के तमिल एक विशेष ट्रेन से सोमनाथ आए। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान का शुभारंभ 18 अप्रैल 2023 को। शुभारंभकर्ता दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। संबंधित मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। अभियान अवधि 18 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023। उद्देश्य क्या है? पात्र ग्रामीण परिवारों की 10 करोड़ महिलाओं को एकत्र करना, कमजोर और सीमांत ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लाना ताकि ऐसे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे लाभों को उन्हें प्रदान किया जा सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर किबिथू अरुणाचल प्रदेश इसका बनेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ 10 अप्रैल 2023 को हुआ। शुभारंभकर्ता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। किबिथू अरुणाचल प्रदेश का सीमावर्ती गांव है। दोस्तों योजना अवधि की बात करें तो 22-23 से 2025 से 26 तक। योजना परिव्यय 4800 करोड़ रुपए। योजना के लक्ष्य क्या हैं? सीमावर्ती गांव में मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना, रोजगार की व्यवस्था करके वहां से पलायन रोकना, सीमावर्ती गांव में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया है। कब प्रदान किया गया है? 10 अप्रैल 2023 को दर्जा प्रदान करता भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदान किया है। नया राष्ट्रीय दल आम आदमी पार्टी है। वर्तमान में राष्ट्रीय दल दर्जा प्राप्त पार्टियां कितनी हैं? 6 पार्टियां हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, पहली है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरी है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन यहाँ पे तीसरा दिया गया है बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, अप्रैल 2022 में जारी किए गए राज्य दर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कर्नाटक ने प्राप्त किया है। दोस्तों राज्य दर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 जारी तिथि 10 अप्रैल 2023, जारीकर्ता विद्युत मंत्रालय भारत सरकार। वर्तमान संस्करण कौन सा है? चतुर्थ है। प्रथम संस्करण वर्ष 2018, शीर्ष स्थान प्राप्त करता कर्नाटक है। सूचकांक में राज्यों का प्रदर्शन। अगला
क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है 6 है। अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, कर्नाटक ने प्राप्त किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 परिचय। इस रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय राज्यों को न्याय तक उनकी पहुंच की क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। जारी तिथि 4 अप्रैल 2023 है। जारीकर्ता टाटा ट्रस्ट। इसका संस्करण 33 है। प्रथम संस्करण 2019 में, और इसमें संकेतों की संख्या 102 है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 7। मार्च 2023 में जारी नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणामों में सबसे अधिक सीटें किस दल ने प्राप्त की है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने प्राप्त किया है। नागालैंड विधानसभा चुनाव का परिणाम 2023। मतदान तिथि 27 फरवरी 2023 को हुआ था। मतगणना तिथि 2 मार्च 2023। सीटों की कुल संख्या की बात करें तो 60 सीटें हैं यहाँ पे। चुनाव का परिणाम पार्टी विजित सीटें नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को 26 सीटें प्राप्त हुई हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 12, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 7, नेशनल पीपुल्स पार्टी को 5, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2 सीटें प्राप्त हुई हैं, नागा पीपुल्स फ्रंट 2 सीटें, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 2 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 1 सीट, स्वतंत्र 4, कुल सीटें 60 हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं। नागालैंड विधानसभा की 60 सीटों में से 59 सीटों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी अलुकुटो विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध निर्वाचित हुई। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की हिकानी जाखालू नागालैंड की पहली महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई हैं। 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो ने नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर अगला 8 है। 8 मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए हैं। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुई हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, नेशनल पीपुल्स पार्टी को प्राप्त हुई हैं। मेघालय विधानसभा चुनाव मतदान तिथि 27 फरवरी 2023, चुनाव परिणाम तिथि 2 मार्च 2023, सीटों की कुल संख्या 60 है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 9। मार्च 2023 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। रायसीना डायलॉग 2023 परिचय। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू रणनीति पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। आयोजन अवधि 2 से 4 मार्च 2023 को आयोजन किया गया है। आयोजन स्थल नई दिल्ली में। आयोजनकर्ता विदेश मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से। संस्करण 8वां है। प्रथम संस्करण 2016 में आया था। थीम क्या है? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। क्वेश्चन नंबर अगला है 10 है। मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए हैं। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, 32 सीटें प्राप्त की हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 मतदान तिथि 16 फरवरी 2023 है। परिणाम जारी तिथि 2 मार्च 2023। सीटों की कुल संख्या 60 है। चुनाव परिणाम नीचे दिए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली हैं 32, टिपरा मोठा पार्टी को 13, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 11 सीटें प्राप्त हुई हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 सीटें, इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा 1 सीट प्राप्त हुई। महत्वपूर्ण बिंदु के हैं। त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों में से 10 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता माणिक साहा ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गृह मंत्री। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का निर्णय
संदर्भ दिया गया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत की जाती है, परंतु इसके नियुक्ति के लिए संविधान में कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया वर्णित नहीं है। अभी तक इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। निर्णय तिथि 2 मार्च 2023 है। निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। समिति में शामिल लोग होंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश। निर्णय दिया गया है 5 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा। संविधान पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति KM जोसेफ हैं। संविधान पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति CT रविकुमार। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाले विपक्षी दल के नेता को इस समिति में शामिल किया जाएगा। संसद जब तक अनुच्छेद 324(2) के तहत कोई विधि नहीं बना लेती तब तक इस निर्णय का पालन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, हुबली धारवाड़। विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन तिथि 12 मार्च 2023। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उद्घाटन स्थल हुबली धारवाड़ कर्नाटक। स्टेशन प्लेटफॉर्म का नाम सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन। प्लेटफॉर्म की लंबाई 1507 मीटर है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT धारवाड़ को राष्ट्र को समर्पित किया। जनवरी 2023 में सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व के सबसे लंबे रेल प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया गया था। इससे पूर्व गोरखपुर जंक्शन लंबाई 1366.33 मीटर विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 13 है। जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किससे घोषित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कोल्लम को घोषित किया गया है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, घोषणा तिथि 14 जनवरी 2023। घोषणाकर्ता केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम, केरल। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कोल्लम ने यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 के परिणाम स्वरूप प्राप्त की। द सिटीजन 2022 अभियान का उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर बनाना था। क्वेश्चन नंबर 14, जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, केरल को घोषित किया गया है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य, घोषणा तिथि 7 जनवरी 2023। घोषणाकर्ता केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। घोषित राज्य केरल है। महत्वपूर्ण तथ्य, केरल राज्य में सभी पात्र 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल रूप में उपलब्ध है। केरल द्वारा यह उपलब्धि भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के तहत हासिल की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक PGI का दर्जा प्रदान किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, कांगड़ा चाय को प्रदान किया गया है। भारतीय उत्पाद को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया गया है। 22 मार्च 2023 को दर्जा प्रदान करता यूरोपीय आयोग है। दर्जा प्राप्त उत्पाद कांगड़ा चाय है। महत्वपूर्ण तथ्य, कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। कांगड़ा चाय को वर्ष 2005 में GI टैग प्रदान किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। 31 मार्च 2023 को कुल कितने उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, 33। इसका सही जवाब हो जाएगा। 33 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है। 33 नए उत्पादों को GI टैग प्रदान तिथि 31 मार्च 2023। प्रदानकर्ता उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। GI टैग प्राप्त उत्पाद है। यहाँ पे एक तरफ राज्य है, एक तरफ उत्पाद दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के उत्पाद को यहाँ पे दिए गए हैं जिनको GI टैग प्रदान किया गया है। बनारस पान को GI टैग प्राप्त है। रामनगर भंटा बैंगन, बनारस लंगड़ा आम, हाथरस सिंह आदम चीनी चावल, अलीगढ़ ताला, प्रतापगढ़ का आंवला, नगीना लकड़ी शिल्प, बखिरा के पीतल के बर्तन, बांदा का शजर पत्थर शिल्प, इन सभी उत्पादों को GI टैग मिला है।
बिहार का मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त है। मध्य प्रदेश का रीवा का सुंदरजा आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। लद्दाख सिंह गसकोस लकड़ी का नक्काशी। छत्तीसगढ़ नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्राप्त है दोस्तों। तमिलनाडु से संबंधित मनप्पराई मुरुक्कू को। कुंभम पनीर थ्राचाई अंगूर के लिए जीआई टैग प्राप्त है। मार्टंडम शहद को जीआई टैग प्राप्त है। ऊटी वर्की मनाम दुराई के मिट्टी के बर्तन सलेम साबूदाना। अगला जम्मू कश्मीर से संबंधित इन सभी उत्पादों को यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया है दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में जीआई टैग पंजीकरण का विनियमन वस्तुओं के भौगोलिक संकेतन पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, केरल उच्च न्यायालय। निर्णय प्रकाशन माह फरवरी 2023। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय है। केरल की क्षेत्रीय भाषा मलयालम है। निर्णय प्रदानकर्ता केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णयों को प्रकाशित करने पर जोर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बन गया है? तो राइट आंसर विदिशा हो जाएगा। यहाँ पे 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला लागू करने की तिथि 13 जनवरी 2023। 5G तकनीकी लागू करने वाले देश का पहला आकांक्षी जिला विदिशा मध्य प्रदेश है दोस्तों। विदिशा में 5G तकनीकी लागू किया गया है। स्टार्टअप C के सहयोग से मध्य प्रदेश में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? 8 है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी 2023 को देश के 500 ब्लॉकों के विकास के लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। भारत में कुल 112 आकांक्षी जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 8 आकांक्षी जिले हैं, जिनमें बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। जनवरी 2023 में कौन सा जिला अपने सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो राइट आंसर वायनाड हो जाएगा। यहाँ पे सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला। उपलब्धि प्राप्त माह जनवरी 2023, उपलब्धि प्राप्त करने वाला जिला वायनाड केरल है। प्रदान किया गया दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता, स्वास्थ्य बीमा। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रदान किए गए दस्तावेजों को डिजिटल रूप में डिजिलॉकर में रखा गया है। वायनाड जिला प्रशासन ने यह उपलब्धि अक्षय कैंपन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन अभियान के तहत हासिल किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। जनवरी 2023 में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हुबली कर्नाटक में किया गया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन 12 से 16 जनवरी 2023 तक को किया गया है। आयोजन स्थल हुबली जिला धारवाड़ कर्नाटक में किया गया है। उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। थीम विकसित युवा विकसित भारत। संस्करण कौन सा है? 26वां संस्करण है। समापन सत्र का संबोधन अनुराग ठाकुर केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिस्र। 2023 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि संदर्भ यहाँ पे देख लेते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी 26 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। यह पहला अवसर है जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ष 2021 और 22 के गणतंत्र दिवस समारोह में कोविड-19 महामारी के कारण किसी को भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया था। वर्ष 2020 के गणतंत्र दिवस समारोह में ब्राजील के राष्ट्रपति जायरे बोल्सोनारो मुख्य अतिथि थे। वर्ष 2022 में भारत और मिस्र ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाया। वर्ष 2022-23 में भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन में मिस्र को विशिष्ट अतिथि के देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है।
जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास रवाना करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। यात्रा प्रारंभ तिथि 13 जनवरी 2023। यात्रा प्रारंभ स्थल वाराणसी है दोस्तों। यात्रा समाप्ति स्थल बोगीबील डिब्रूगढ़ असम। यात्रा की अवधि 51 दिन 1 मार्च 2023 तक। यात्रा के दौरान तय की जाने वाली दूरी 3200 किलोमीटर से अधिक। क्षमता 36 पर्यटकों की। संबंधित तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं। 51 दिनों की यात्रा में यह भारत 5 राज्यों और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से होकर असम के डिब्रूगढ़ पहुंचा। यात्रा के दौरान यह क्रूज 50 से अधिक पर्यटन स्थलों पर रुका, जिसमें विश्व विरासत स्थल भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23। जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, इंदौर में किया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजन अवधि 8 से 10 जनवरी 2023। आयोजनकर्ता विदेश मंत्रालय भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार। आयोजन स्थल इंदौर मध्य प्रदेश में। थीम क्या है? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के राष्ट्रपति। सम्मानित अतिथि जनेटा मैस्क रेन हाश, ऑस्ट्रेलियन संसद सदस्य। विशेष सम्मानित अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति। भागीदार लगभग 70 देशों के 3500 अधिक प्रवासी। संबंधित तथ्य यहाँ पे हैं। सम्मेलन के पहले दिन 8 जनवरी युवा प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय थीम नवाचार और प्रौद्योगिकी में प्रवासी युवाओं की भूमिका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत की स्वतंत्रता में प्रवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय पर डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट प्रशिक्षित जाए जारी किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 जनवरी 2023 को 27 अप्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इस दिन को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2023 से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत की गई। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, वर्ष 2015 से एक संशोधित प्रारूप के तहत प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन प्रति 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। इससे संबंधित निम्न कथनों का विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, इस मिशन का प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए है। सेकेंड है, इससे प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। थर्ड है, इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कटौती की संभावना है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में कौन सा से विकल्प सही है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन मंजूरी तिथि 4 जनवरी 2023 को। मंजूरी प्रदाता केंद्रीय मंत्रिमंडल। प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है? भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक हब बनाना है दोस्तों। मिशन के संभावित परिणाम 2030 तक लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धियों, प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश। 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयाम में कमी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। जनवरी 2023 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयपुर में आयोजन किया गया है। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजन तिथि 11 से 12 जनवरी 2023 से। आयोजन स्थल जयपुर राजस्थान में। उद्घाटनकर्ता उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरवंश समेत कई विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों ने भाग लिया। समापन सत्र के मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र थे। विशेष पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन वर्ष 1921 में शिमला में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26। जनवरी 2023 में जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक
सम्मेलन वाटर विजन @ 2047 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भोपाल में किया गया है। जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन @ 2047, आयोजन अवधि 5 से 6 जनवरी 2023, आयोजनकर्ता जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, आयोजन स्थल भोपाल मध्य प्रदेश में। उद्देश्य क्या है? अगले 25 वर्षों के लिए वाटर विजन पर विचार विमर्श करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सम्मेलन के दौरान 2027 के लिए विभिन्न चुनौतियों और लक्ष्यों पर एक पूर्ण सत्र और 5 विषयगत सत्र आयोजित किए गए हैं। इस सम्मेलन के सम्मान में सभी राज्यों में वाटर विजन पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, जनवरी 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, वाराणसी। 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन सम्मान दिया गया है। सम्मान तिथि 5 जनवरी 2023 को प्रदान किया गया है। सम्मान प्रदाता भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। सम्मानित स्टेशन वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है। स्टार प्रमाणीकरण करने वाले अन्य स्टेशन हैं आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई, वडोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 28, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मोहाली में किया गया है दोस्तों। राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 5 जनवरी 2023 को किया गया है। उद्घाटनकर्ता डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के। उद्घाटन स्थल मोहाली, पंजाब राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर में। अगला क्वेश्चन नंबर 29, जनवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राउरकेला। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन 5 जनवरी 2023 को किया गया है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री ओडिशा के हैं। राउरकेला उड़ीसा। उद्घाटन स्थल स्टेडियम का नाम क्या है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। निर्माण लागत लगभग 261 करोड़ रुपए। दर्शक क्षमता कितनी है? 20,000 से अधिक। निर्माणकर्ता ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ओडिशा में 13 जनवरी 2023 से FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया है। कुल 44 मैचों में से 20 मैचों का आयोजन इस स्टेडियम में तथा शेष मैचों का आयोजन कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर एक संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, राजभवन जयपुर में किया गया है। राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान का उद्घाटन 3 जनवरी 2023। उद्घाटन स्थल राजभवन जयपुर। उद्घाटनकर्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने राजभवन में मयूर स्तंभ राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का भी उद्घाटन किया। उन्होंने महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। क्वेश्चन नंबर अगला 31, जनवरी 2023 में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, NTPC। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना प्रारंभ की गई है। कब की गई है? 4 जनवरी 2023 को प्रारंभ करता NTPC। हरित हाइड्रोजन मिश्रित किया जाएगा कवास टाउनशिप, सूरत के पाइप नेचुरल गैस PNG नेटवर्क में। संबंधित तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं। यह परियोजना NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड का संयुक्त प्रयास है। इस परियोजना की आधारशिला 30 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के किस स्थान पर दुग्ध प्रसंस्करण हेतु मेगा डेयरी का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, मांड्या। कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन 30 दिसंबर 2022 को किया गया है। उद्घाटन स्थल मांड्या कर्नाटक। उद्घाटनकर्ता अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। परियोजना में लागत 260 करोड़ रुपए। दुग्ध प्रोसेसिंग क्षमता कितनी है? 10 लाख लीटर प्रतिदिन, बाद में बढ़ाकर 14 लाख लीटर प्रतिदिन करना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सरकार की योजना अगले 3 वर्ष में देश की हर पंचायत में प्राथमिक डेयरी स्थापित करने की है। क्वेश्चन नंबर अगला 33, दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह जोड़ेगी
हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ 30 दिसंबर 2022 को शुभारंभकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह ट्रेन जोड़ेगी हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी को। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यह 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। यह ट्रेन मालदा टाउन, बरसोई और किशनगंज स्टेशनों पर रुकेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता मेट्रो के पर्पल लाइन के जोका तारा तला खंड का भी उद्घाटन किया है। विशेष, पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई थी। यह नई दिल्ली को वाराणसी से जोड़ती है, कानपुर प्रयागराज से होते हुए। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली तिरुवनंतपुरम से कासरगोड और भारत की 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 34, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय। राष्ट्रीय गंगा परिषद की द्वितीय बैठक आयोजित की गई है 30 दिसंबर 2022 को। आयोजन स्थल कोलकाता, पश्चिम बंगाल। आयोजन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष गंगा परिषद, वर्चुअल माध्यम से। बैठक में भाग लिया है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ संबंधित विभागों के केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय गंगा परिषद के आमंत्रित सदस्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस बैठक में गंगा और सहायक नदियों के प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। विशेष, राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक 14 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय गंगा परिषद एनजीसी गठन 2016 में किया गया। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, सदस्य उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन नंबर 35, दिसंबर 2022 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 21 के अनुसार वर्ष 21 में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा, 1,53,972। वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021, जारी तिथि 28 दिसंबर 2022, जारीकर्ता सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाएं 4,12,432 हैं दोस्तों। वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 1,53,972। वर्ष 21 में सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों की कुल संख्या 3,84,448। वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटना में वृद्धि 12.16%। क्वेश्चन नंबर 36, दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के संबंध में विचार कीजिए। यहाँ पे पहला दिया गया है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सामाजिक प्रगति सूचकांक में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। सेकेंड है, झारखंड और बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। थर्ड है, जिलों की श्रेणी में आइजोल, मिजोरम, सोलन, हिमाचल प्रदेश और शिमला हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रगति के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 3 जिले हैं। राज्यों में जिलों के लिए जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कुल 36 राज्यों के शासित प्रदेशों तथा कुल 707 जिलों को शामिल किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, सभी सही है दोस्तों। राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI, जारी तिथि 20 दिसंबर 2022 को, जारीकर्ता प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। रिपोर्ट तैयार किया गया प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने प्रतिस्पर्धात्मक और सामाजिक प्रगति अनिवार्यता संस्थान के साथ मिलकर। सूचकांक में शामिल राज्य केंद्र शासित प्रदेश तथा जिले क्रमशः कितने हैं? 36 और 707। सूचकांक तैयार किया गया है 3 आयामों में, 12 घटकों तथा 89 संकेतकों, राज्य स्तर पर 49 संकेतकों, जिला स्तर के आधार पर। सूचकांक के 3 आयाम हैं, बुनियादी मानव आवश्यकताएं, कल्याण की नींव, अवसर। अगला क्वेश्चन नंबर 37, दिसंबर 2022 में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पणजी में किया गया है दोस्तों। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन तिथि 8 से 11 दिसंबर 2022, आयोजन स्थल पणजी, गोवा में किया गया है। उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए पेशेवरों तथा उपभोक्ताओं के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न हितधारकों के लिए वैश्विक मंच प्रदान करना। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान दिल्ली।
मूल विषय क्या है? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। प्रथम विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2022 कोची। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इसके उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटचा शामिल हुए, जबकि समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 156 सीटें प्राप्त हुई हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 मतदान तिथि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2022 को 2 चरणों में हुए हैं। कुल मतदान प्रतिशत 64.33%। कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 182 हैं। चुनाव के परिणाम पार्टियां दी गई हैं और जीती गई पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी 156 सीटें प्राप्त हुई हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 17 सीटें, आम आदमी पार्टी 5 सीटें, समाजवादी पार्टी 1 सीट, निर्दलीय 3 सीटें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस चुनाव में भाजपा को कुल 156 सीटें प्राप्त हुई। यह इस राज्य में किसी पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1985 में माधव सिंह सोलंकी ने कांग्रेस को 149 सीटें दिलाई थी। इस जीत के साथ ही भाजपा ने गुजरात में लगातार 7वीं बार बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर सरकार बनाई। भाजपा गुजरात में वर्ष 1995 से लगातार सत्ता में है। 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इन्हें गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ 16 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ लिया। कांग्रेस को कुल 17 सीटें प्राप्त हुई, जो कांग्रेस का गुजरात में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। आम आदमी पार्टी ने पहली बार गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उसने 12.92% वोट शेयर के साथ कुल 5 सीटें जीती। इसी के साथ आम पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने की योग्यता हासिल कर ली। क्वेश्चन नंबर अगला 39, हाल ही में संपन्न हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर 2022 को कराया गया, जिसमें कुल 65.92% वोट पड़े। ऑप्शन बी है, हिमाचल प्रदेश में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। ऑप्शन सी है, इस चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर 2022 को कराई गई, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 40 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें तथा निर्दलीय को कुल 3 सीटें प्राप्त हुई। ऑप्शन डी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका राइट जवाब है। हिमाचल प्रदेश में कुल 70 सीटें विधानसभा सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 मतदान तिथि 12 नवंबर 2022 को एक चरण में हुआ था। कुल मतदान हुआ है 65.92%। मतगणना तिथि 8 दिसंबर 2022 को। कुल विधानसभा सीटें 68 हैं। चुनाव के परिणाम पार्टियां जीती गई पार्टियां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 40 सीटें प्राप्त हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी को 25 और निर्दलीय को 3 सीटें यहां से मिली हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। विशेष क्या है, इस विधानसभा चुनाव में केवल एक महिला उम्मीदवार भाजपा की रीना कश्यप ने विजय प्राप्त किया। इस चुनाव में भाजपा की हार के साथ ही हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार बदलने की परंपरा जारी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिसंबर 2022 में किस राज्य के गमछा को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, असम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। असमिया गमछा को जीआई मिला जीआई टैग। संदर्भ 13 दिसंबर 2022 को असमिया गमछा या गमोसा को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। असमिया गमछा का शाब्दिक अर्थ तौलिया होता है। असमिया गमछा हाथ से बुना हुआ सूती तौलिया होता है, जिस पर लाल किनारे और विभिन्न डिजाइनें बनी होती हैं। असम के लोग बड़ों एवं मेहमानों को इसे सम्मान के रूप में देते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 13 दिसंबर 2022 को असमिया गमछा तेलंगाना के तंदूर, रेड ग्राम लद्दाख रक्त शिकारपो खुबानी, महाराष्ट्र के अलीबाग की सफ़ेद प्याज समेत कुल 9 वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, तवांग। भारत चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प, घटना तिथि 9 दिसंबर 2022, घटना स्थल तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश। किसके मध्य? भारत चीन के सैनिकों के मध्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यह घटना अरुणाचल प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिले तवांग के वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कई सैनिक घायल हुए। क्वेश्चन नंबर 42, नवंबर 2022 में 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इस मेले का फोकस राज्य कौन सा था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश तथा
केरल इसका राइट आंसर बनेगा। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022, आयोजन अवधि 14 से 27 नवंबर 2022, आयोजक इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, आयोजन स्थल प्रगति मैदान नई दिल्ली, थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, फोकस राज्य उत्तर प्रदेश केरल, भागीदार राज्य महाराष्ट्र बिहार झारखंड, शामिल अन्य देश 12 अफगानिस्तान बांग्लादेश बहरीन बेलारूस ईरान नेपाल थाईलैंड तुर्की यूके और यूएई। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे दोस्तों। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नाडप्रभु केम्पेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए बेंगलुरु में किया गया है। श्री नाडप्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण 11 नवंबर 2023 को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेंगलुरु में किया गया स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी स्थापित प्रतिमा का नाम है, 108 फीट प्रतिमा की ऊंचाई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? केम्पेगौड़ा 1510 से 1569 विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासक थे। केम्पेगौड़ा ने वर्ष 1537 में बेंगलुरु शहर की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 44, नवंबर 2022 में जारी गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, देश की कुल वार्षिक भूजल निकासी कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण से अधिक है। देश में भूजल निकास वर्ष 2004 के बाद सबसे कम है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल बी, दूसरा ऑप्शन सही है। देश में भूजल निकास वर्ष 2004 के बाद सबसे कम है। अगला, गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2022, जारी तिथि 9 नवंबर 2022, जारीकर्ता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। रिपोर्ट तैयार की गई है केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्यों के भूजल विभागों द्वारा संयुक्त रूप से। देश का कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 437.60 BCM, वर्ष 2022 में 436 BCM। अगला क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। काशी तमिल संगमम का आयोजन तिथि 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2022, आयोजन स्थल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी। आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों संस्कृति कपड़ा रेलवे पर्यटन सूचना प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश राज्य के सहयोग से। कार्यान्वयन एजेंसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और IIT मद्रास। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समापन समारोह के मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह। उद्देश्य क्या है? प्राचीन संस्कृतियों में से एक तमिल एवं काशी के विभिन्न पक्षों विशेषकर आध्यात्मिक सांस्कृतिक वस्तुकला साहित्य व्यापार शिक्षा कला नृत्य संगीत और भाषाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, लगभग एक माह तक चले इस कार्यक्रम में तमिलनाडु और काशी के 1500 से अधिक कलाकार, 300 से अधिक विशिष्ट अतिथि, 75 विशेषज्ञ वक्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम को देखने BHU परिसर में 2 लाख से अधिक लोग पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने एक पुस्तक त्रिकुरल का 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 46, नवंबर 2022 में तमिलनाडु में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए कार्य का आवंटन किया गया। इसे बनाने का प्रोजेक्ट किसे आवंटित किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण कार्य का आवंटन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को दिया गया है। पार्क का निर्माण स्थल चेन्नई तमिलनाडु है। पार्क का क्षेत्रफल 184.27 एकड़ है। पार्क की कुल लागत 1424 करोड़। पहला चरण पूरा होने की उम्मीद अगले 2 वर्षों में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो अक्टूबर 2021 में शुरू की गई PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय 35 mm LP विकसित कर रहा है, जिनमें से 15 mm LP की स्थापना हेतु अगले 3 वर्षों में प्राथमिकता दी जा रही है। MMLP के बारे में, हब एंड स्पोक मॉडल के तहत विकसित MMLP से लोगों को हवाई सड़क रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन के कई तरीकों को एकीकृत करना है। MMLP परियोजना विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए अत्याधुनिक बड़े पैमाने पर भंडारण सुविधाओं को विकसित करने के लिए तैयार किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 47, नवंबर 2022 में विकसित मंत्रालय ने देश का पहला हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शुभारंभ 18 नवंबर 2022। शुभारंभकर्ता केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल। शुभारंभ स्थल मुंबई के दौरान। क्वेश्चन नंबर अगला है 48,
नवंबर 2022 में 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोच्चि केरल में किया गया है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन टेलीमेडिकॉन 2022 आयोजन स्थल अमृता अस्पताल कोच्चि केरल। आयोजन अवधि 10 से 12 नवंबर 2022। आयोजक टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा केरल के सहयोग से। संस्करण 18वां संस्करण है। थीम क्या है 2022 की? अगला 49 नवंबर 2022 में पीएम शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वेज समिति 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी में किया गया है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वेज समिति 2022 आयोजन स्थल दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र और संग्रहालय वाराणसी उत्तर प्रदेश। आयोजन अवधि 11 से 12 नवंबर 2022। आयोजनकर्ता भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार। उद्देश्य जलमार्ग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस सम्मेलन के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों, उद्योग व थिंक टैंक के प्रमुख हितधारकों को राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर विचार साझा करने एवं उस पर परिचर्चा करने हेतु एक नेटवर्किंग मंच प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अक्टूबर 2022 में स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत पूरे भारत के लिए मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चांदनी चौक नई दिल्ली में किया गया है। स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत पूरे भारत के लिए मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ 19 अक्टूबर 2022 को किया गया है। कहाँ पे किया गया है? चांदनी चौक नई दिल्ली में किया गया है। शुभारंभकर्ता अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इससे संबंधित, अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 1 महीने का राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 1 महीने की अवधि में 1 करोड़ किलोग्राम कचरा एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, अक्टूबर 2022 में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संगरूर पंजाब में किया गया है। दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित गैस बायो संयंत्र का उद्घाटन 18 अक्टूबर 2022 को लोहरागागा संगरूर पंजाब में किया गया है। उद्घाटनकर्ता हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हैं। वर्तमान उत्पादन क्षमता 6 टन प्रतिदिन है। अधिकतम उत्पादन क्षमता 33 टन प्रतिदिन है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, अक्टूबर 2022 में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में विराजित विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए राजस्थान में किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा 29 अक्टूबर 2022 को इसका लोकार्पण किया गया है। लोकार्पण स्थल नाथद्वार राजसमंद राजस्थान है। मुरारी बापू राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में किया गया है। प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट है। निर्माण करवाया गया है तत्पदम संस्थान द्वारा। निर्माण परिसर का क्षेत्र 51 बीघा में पहाड़ी के शीर्ष पर है। स्थापित शिव प्रतिमा का आयोजन विश्वास स्वरूपम। निर्माण सामग्री स्टील, लोहा, कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर 53 है, अक्टूबर 2022 में किस बाघ अभ्यारण्य को देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, ऑप्शन ए राइट आंसर है। देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य, घोषणा तिथि 19 अक्टूबर 2022। घोषित अभ्यारण्य रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, कुल क्षेत्रफल 529.6 वर्ग किलोमीटर है। अवस्थित उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। दोस्तों, देश में कुल बाघ अभ्यारण्य 53 अभ्यारण्य जो 18 राज्यों में विस्तृत हैं। उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य 4 दुधवा 2010 में, अमनगढ़ बफर क्षेत्र 2012, पीलीभीत 2024, रानीपुर 2022। देश में कुल बाघों की संख्या 2022 में 3167 है। सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश 526 बाघ। सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य वाला राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। बाघ दिवस 29 जुलाई को। अमनगढ़ बफर क्षेत्र जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जोन है। क्वेश्चन नंबर 54, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उत्पाद का शुभारंभ किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक, शुभारंभकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुभारंभ तिथि 17 अक्टूबर 2022। परियोजना के विभिन्न तथ्य, इस परियोजना के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बाइक को भी लॉन्च किया है और इसके अंतर्गत उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड और लोगों का उपयोग किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 55, अक्टूबर 2022 में देश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर भोपाल हो जाएगा। देश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ 16 अक्टूबर 2022 को अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शुभारंभ मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया है। संबंधित प्रोजेक्ट मंदार अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस पहल का शुभारंभ नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किया गया है। जल्द ही मेडिकल एवं तकनीकी विषयों की पढ़ाई का शुभारंभ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं मातृभाषा में प्रारंभ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, अक्टूबर 2022 में स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में किया गया है। स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति अनावरण तिथि 12 अक्टूबर 2022 को किया गया है। अनावरण स्थल अम्बाजी मंदिर परिसर अयोध्या उत्तर प्रदेश। अनावरणकर्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अवसर रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर। स्टैच्यू की ऊंचाई 5 फीट है। प्रतिमा का निर्माण मकराना के संगमरमर से। क्वेश्चन नंबर अगला 57, अक्टूबर 2022 में प्रारंभ की गई युवा 2.0 योजना के तहत कुल कितने युवा लेखकों का चयन किया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 75 युवा उभरते और बहुमुखी प्रतिभा वाले लेखक 2.0। अगला क्वेश्चन नंबर अगला 58, अक्टूबर 2022 में भारत में कहां पर 5G मोबाइल सेवा का शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली में किया गया है। भारत में 5G मोबाइल सेवा का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2022 को किया गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 1 से 4 अक्टूबर। शुभारंभ स्थल नई दिल्ली प्रगति मैदान। शुभारंभकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडियन मोबाइल कांग्रेस। विकास क्रम 1G वर्ष 1979 से 2G वर्ष 1991, 3G वर्ष 1998, 4G 2008। इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 की थीम न्यू डिजिटल यूनिवर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 59, अक्टूबर 2022 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत किस शहर को लगातार छठे वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए इंदौर को प्रदान किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 पुरस्कार के तहत इंदौर लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर और भारत का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित है। 1 अक्टूबर 2022। घोषणा स्थल तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली। वितरणकर्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। संबद्ध मंत्रालय आवासन शहरी कार्य मंत्रालय। संबद्ध कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। पुरस्कार प्राप्तकर्ता 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर लगातार छठे वर्ष। सूरत लगातार दूसरे वर्ष। नवी मुंबई 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में पंचगनी महाराष्ट्र। पाटन छत्तीसगढ़। कराड़ महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी। अगला क्वेश्चन नंबर 60, अक्टूबर 2022 में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के किस प्लांट ने यूरिया उत्पादन प्रारंभ किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बरौनी। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बरौनी प्लांट से यूरिया उत्पादन प्रारंभ हुआ है 29 अक्टूबर 2022 से। नया बरौनी प्लांट आधारित है गैस पर। बरौनी प्लांट की अवस्थित बेगूसराय जिला बिहार में है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 61, अक्टूबर 2022 में भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रंट रेक 61 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रंट रेक 61 का उद्घाटन 16 अक्टूबर 2022 को किया गया है। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा। उद्घाटन स्थल भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। मालगाड़ी के डिब्बों का निर्माण रेलवे के RDSO हिंडाल्को और बेस्को वैगन के सहयोग से करवाया है। एल्युमिनियम के रेक की विशेषताएं क्या हैं? अधिसंरचना पर बिना वेल्डिंग के पूरी तरह से लॉक बोल्टेड निर्माण। इसका टेयर खाली रेक का वजन स्टील रेक से 3.25 टन कम है। एल्युमिनियम रैक अपने सेवा काल में टेयर कम होने से 14,500 टन कम कार्बन उत्सर्जन करेगा। इसकी अतिरिक्त वजन क्षमता 180 टन की है। उच्च पेलोड से टेयर अनुपात 2.85 है। इसका पुनर्विक्रय मूल्य 80% है। उच्च संक्षारण घर्षण प्रतिरोध के कारण कम रखरखाव लागत। क्वेश्चन नंबर 62, अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी मुंबई में किया गया है दोस्तों। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम का उद्घाटन 6 अक्टूबर 2022 को किया गया है। उद्घाटनकर्ता निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मंत्री। उद्घाटन का माध्यम वीडियो कॉन्फ्रेंस। क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम स्थल मुंबई। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। इस संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए।
तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार प्रदान तिथि 2 अक्टूबर 2022 को। प्रदानकर्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। संबद्ध विभाग मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल जीवन मिशन कार्यात्मक मूल्यांकन के लिए पुरस्कार प्रदान किया। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। सभी कथन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहला कथन है 60% से अधिक आबादी को नल से जल प्रदान करने वालों की श्रेणी में पुडुचेरी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 60% से कम आबादी को नल से जल प्रदान करने वालों की श्रेणी में तमिलनाडु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तीसरा दिया गया, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला होने का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये सभी ऑप्शन सही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जल जीवन मिशन कार्यात्मक मूल्यांकन पुरस्कार 2022 प्रदान तिथि 2 अक्टूबर 2022 स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर। प्रदानकर्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला 65। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी? तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश में रखी गई है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला तिथि 13 अक्टूबर 2022। आधारशिला स्थल ऊना हिमाचल प्रदेश में। देश में बनाए जा रहे 3 बल्क ड्रग गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। अगला क्वेश्चन नंबर 66। अक्टूबर 2022 में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीनगर में। चौथा हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 10 अक्टूबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटनकर्ता ज्योतिरादित्य एम सिंधिया नागरिक विमानन मंत्री हैं। उद्घाटन स्थल श्रीनगर है। अगला क्वेश्चन नंबर 67। अक्टूबर 2022 में किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो राइट आंसर मोढेरा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव, घोषणा तिथि 9 अक्टूबर 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोढेरा मेहसाणा जिला गुजरात। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मोढेरा में 3900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट और आवासीय और सरकारी भवनों पर 1300 से अधिक रूफ टॉप सोलर सिस्टम विकसित करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 68। पीएम श्री स्कूल योजना को मंजूरी प्रदान की गई है सितंबर 2022 में। पीएम श्री स्कूल योजना घोषणा तिथि 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। संदर्भ 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम श्री स्कूल को मंजूरी दी है। यह पीएम श्री यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश के वीएस, एनवीएस और स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित 14,500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे, अपने आसपास के अन्य स्कूलों को मार्गदर्शक और नेतृत्व प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी 2G का एक इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पानीपत। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है। नवंबर 2022 में किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 के रूप में डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा चरण लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर राष्ट्रीय महिला आयोग हो जाएगा। डिजिटल शक्ति 4.0 शुभारंभ तिथि 16 नवंबर 2022। शुभारंभकर्ता राष्ट्रीय महिला आयोग। चरण चौथा उद्देश्य क्या है? साइबर स्पेस में होने वाली अवैध व अनुचित गतिविधियों के प्रति महिलाओं को कुशल और जागरूक करना। क्वेश्चन नंबर 71। सितंबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। 5 राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। 5 राज्यों की जनजातियां अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल हैं। मंजूरी प्रदान तिथि 14 सितंबर 2022। मंजूरी प्रदाता केंद्रीय मंत्रिमंडल है। 5 राज्य और जनजातियां। क्वेश्चन नंबर 72। सितंबर 2022 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली।
NA नालसा का नागरिक सेवा केंद्र। उद्घाटन 6 दिसंबर 2022। भारत के तात्कालिक मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित। उद्घाटन स्थल जैसलमेर हाउस नई दिल्ली। गठन 5 दिसंबर 1995 को। क्वेश्चन नंबर 73। अगस्त 2022 को किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा भारत के पहले वर्चुअल स्कूल का शुभारंभ किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल 31 अगस्त 2022 को शुभारंभकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। स्कूल का नाम दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। संबद्ध दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। शिक्षार्थी जो बच्चे किन्हीं कारण से स्कूल नहीं जा सकते, कक्षा 9 से 12 के लिए विद्यार्थियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 74 है, सितंबर 2022 में विश्व का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का पारित किया गया है। हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड राष्ट्र को समर्पित किया गया। समर्पण थे 16 अगस्त 2022। समर्पण स्थल नजीरगंज हावड़ा पश्चिम बंगाल है दोस्तों। समर्पणकर्ता सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय पत्तन पोत और जलमार्ग व आयुष मंत्री हैं। लागत 180 करोड़ रुपए। संबंधित मंत्रालय पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय। संबंधित तत्व यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 76। अगस्त 2022 में हर घर जल प्रमाणन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। सेकंड है, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन से विकल्प सही हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर पहला हर घर जल प्रमाणित राज्यों केंद्र शासित प्रदेश। प्रमाणन तिथि 7 अगस्त 2022। पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा है। पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप है। प्रमाणन गोवा एवं दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं द्वीप के सभी ग्राम सभाओं द्वारा जल जीवन मिशन का शुभारंभ 2019 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77। सितंबर 2022 में किस राज्य में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बिहार में किया गया देश का सबसे बड़ा रबर डैम। संबंधित राज्य बिहार में। 8 सितंबर 2022 को नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। फल्गु नदी पर किया गया है बांध का निर्माण स्थल। गया हिंदुओं और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बांध का नाम गया जी डैम है। बांध की लंबाई 411 मीटर है। बांध की ऊंचाई 3 मीटर। लागत 324 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन नंबर 78। अगस्त 2022 में विश्व के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र के निर्माण करने की घोषणा की गई है। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हजीरा गुजरात में। विश्व के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र के निर्माण करने की घोषणा 29 अगस्त 2022 को मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हजीरा गुजरात में 20,000 MTPA। संभावित लागत 75,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 79। अगस्त 2022 में HPCL ने अपनी पहली गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सांचौर राजस्थान। HPCL की पहली गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना 23 अगस्त 2022 को इसका शुभारंभ हुआ। शुभारंभ स्थल सांचौर राजस्थान है। शुभारंभकर्ता हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL है। अगला क्वेश्चन नंबर 80। सितंबर 2022 में कर्तव्य पथ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी। इसका सही जवाब बनेगा कर्तव्य पथ का उद्घाटन कर्ता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। उद्घाटन तिथि 8 सितंबर 2022। कर्तव्य पथ का पूर्व नाम राजपथ किंग्सवे। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 28 फीट, वजन 65 मीट्रिक टन है। यह प्रतिमा इंडिया गेट के निकट छतरी के नीचे स्थापित की गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का निर्माण जेट ब्लैक ग्रेनाइट के एकास्म खंड से किया गया है। प्रतिमा को पूरा करने वाली मूर्तिकारों की टीम का नेतृत्व अरुण योगीराज ने किया है। एकास्म ग्रेनाइट पत्थर तेलंगाना के खम्मम से गया है। क्वेश्चन नंबर 81। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च करता द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। लॉन्च तिथि 9 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। लॉन्च का माध्यम वर्चुअल माध्यम से। टीबी मुक्त उन्मूलन का लक्ष्य भारत में वर्ष 2025 तक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार अन्य देशों
का वर्ष 2030 तक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, सितंबर 2022 में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अहमदाबाद में किया गया है। केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 साइंस सिटी अहमदाबाद आयोजन स्थल है। आयोजन अवधि 10 से 11 सितंबर 2022। उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। उद्घाटन का माध्यम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 83 है, अगस्त 2022 में किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना के पहले चरण के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है पीपीए, पावर परचेज एग्रीमेंट्स। हस्ताक्षर तिथि 4 अगस्त 2022। पीपीए है समझौता मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और एसजेवीएन एनएचडीसी लिमिटेड तथा एमपी एनर्जी के मध्य। क्वेश्चन नंबर अगला है 84, अगस्त 2022 में उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य द्वारा प्रदत्त अनुसूचित क्षेत्रों के लिए सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की व्यवस्था को रद्द कर दिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, झारखंड। 100% आरक्षण की व्यवस्था को उच्चतम न्यायालय ने किया रद्द। निर्माण तिथि 2 अगस्त 2022 को। लागू करने वाला राज्य झारखंड। व्यवस्था प्रभावी थी। 14 जुलाई 2016 को जारी अधिसूचना से 13 अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए फैसला देने वाली बेंच के सदस्य जस्टिस MR शाह और BB नागरत्ना। अगला क्वेश्चन नंबर 85, अगस्त 2022 में यूनेस्को ने लंगत सिंह कॉलेज में स्थित 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। लंगत सिंह कॉलेज किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बिहार राज्य में स्थित है। खगोल विज्ञान प्रयोगशाला यूनेस्को विरासत सूची में शामिल वेधशाला लंगत सिंह कॉलेज में अवस्थित खगोलीय वेधशाला है। अवस्थित मुजफ्फरपुर बिहार में। वेधशाला का निर्माण वर्ष 1916 में। अगला क्वेश्चन नंबर 86, जुलाई 2022 में भारत में सीवर और सेप्टिंग टैंक की सफाई कार्य में होने वाली मौतों की संख्या शून्य पर लाने के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, नमस्ते योजना। नमस्ते योजना 18 जुलाई 2022 को संयुक्त परियोजना है। पेयजल और स्वच्छता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मंत्रालय के मामले के मंत्रालय। अगला क्वेश्चन नंबर 87, अगस्त 2022 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, 14वें। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं 11 अगस्त 2022 को। क्रम 14वां है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गत उपराष्ट्रपति। वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक। विपक्ष की उम्मीदवारी थी मार्गरेट आल्वा। निर्वाचन मंडल में सदस्यों की संख्या 780। 725 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया। जीतने के लिए आवश्यक मत 346। जगदीप धनखड़ को प्राप्त हुआ है 528। मार्गरेट आल्वा को प्राप्त 182। अमान्य मत 15। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, उपराष्ट्रपति पद के लिए राज्यसभा और लोकसभा के सांसद निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने मतदान में भाग नहीं लिया। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले में 18 मई 1951 को हुआ था। वर्ष 1989 में वह पहली बार झुंझुनू से लोकसभा सांसद चुने गए। वर्ष 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। जगदीप धनखड़ भैरव सिंह शेखावत के बाद राजस्थान से उपराष्ट्रपति के रूप में दूसरे व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 88, जुलाई 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की गई। यह अभियान कब से कब तक मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 13 से 15 अगस्त 2022 को। अगला क्वेश्चन, हर घर तिरंगा अभियान घोषणा माह जुलाई 2022। घोषणाकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आयोजन अवधि 13 से 15 अगस्त 2022। उद्देश्य 13 से 15 अगस्त 2022 तक लगभग 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराना। आयोजक संस्कृति मंत्रालय। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 22 जुलाई 1947 को तिरंगा के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। भारतीय ध्वज संहिता 2022 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अभियान अधिनियम 1971 भारत में राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और ध्वजारोहण को नियंत्रण करता है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 का गृह मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया है। संशोधनों उपरांत अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते एवं हाथ से बुने हुए या मशीन से बने सूती, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम, खादी की पट्टी से बना हो सकता है। पहले पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल पर पाबंदी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण किस हवाई अड्डे को देश के पहले कार्बन तटस्थ हवाई अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन है लेह हवाई अड्डा। देश का पहला कार्बन तटस्थ हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 90,
जुलाई 2022 में जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार कौन जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश का 100% हर घर जल प्रमाणित पहला जिला बना है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बुरहानपुर, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। अगला क्वेश्चन नंबर 91 है, जुलाई 2022 में स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन है बना है दोस्तों? तो केरल बना है। केरल स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य बना है। संदर्भ, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिलने के पश्चात केरल के मुख्यमंत्री पी बिजयन ने घोषणा की है कि केरल देश का पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। अगला क्वेश्चन नंबर 92, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए जारी राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर उड़ीसा को प्राप्त हुआ है दोस्तों। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022, जारी तिथि 5 जुलाई 2022, जारीकर्ता पीयूष गोयल केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। संस्करण प्रथम है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ 5 जुलाई 2013, शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता ओडिशा है। राज्यों की रैंकिंग जहाँ पे दी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 93, जुलाई 2022 में पूर्वोत्तर के किन दो राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश, असम इसका राइट आंसर बनेगा। नामसाई घोषणा तिथि 15 जुलाई 2022, नामसाई अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्तर की बैठक के दौरान। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है यहाँ पर, 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 21 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है। सेकंड, बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2021, जारी तिथि 21 जुलाई 2022 से, जारीकर्ता नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा। संस्करण तीसरा है, अक्टूबर 2019 में, दूसरा संस्करण जनवरी 2021 में। अगला क्वेश्चन नंबर 95, जुलाई 2022 में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के संबंध में विचार कीजिए। पहला यहाँ पे दिया गया है, यह रैंकिंग केंद्रीय वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया। सेकंड, इस रैंकिंग में गुजरात और कर्नाटक श्रेणी ए में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य माने गए। सेकंड, मेघालय श्रेणी बी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश को असम, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तराखंड के साथ लीडर्स वर्ग में रखा गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सही हैं दोस्तों। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021, जारी तिथि 4 जुलाई 2022, जारीकर्ता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, रैंकिंग तैयारकर्ता वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, उद्योगों आंतरिक व्यापार विभाग। संस्करण तीसरा है, शामिल कुल राज्य केंद्र शासित प्रदेश 31। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी के क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।